नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आज फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया कानपुर में शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता है शायद उनको अभी पता चल रहा होगा। कल रात को फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे। और ख़ासकर जिस एरिया में हम यहाँ पर क्लास लेते हैं, यहाँ पे बहुत सख्ती से लगाया गया है लॉकडाउन, काकादेव के एरिया में, कल्याणपुर के एरिया में। तो आप सभी बच्चे थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिएगा। इस समय थोड़ा सा आने जाने में काफ़ी संकट है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, खैर आज आपकी क्लास रेगुलर ढंग से होगी। जब तक हो सकता है मैं रेगुलर ढंग से क्लास लूँगा, नहीं तो आप लोगों को अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, ठीक है? आप उस सिस्टम को समझिएगा। आप जानते हैं कि आपके सर का कभी ये एब्सेंटी करने वाला नियम नहीं रहता है। ये समझ लीजिएगा कि जब सिस्टम में ही कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाती है कि नहीं मुझे आने में ही प्रॉब्लम है, मैं आ नहीं सकता। आज ही मैं कैसे आया हूँ वो मैं खुद जानता हूँ, कहाँ से इधर उधर से गलियों से होते हुए गाड़ी लेके आया यहाँ तक। तो काफ़ी एक संघर्षपूर्ण स्थिति, ये थोड़ा सा मुझे अंदर से और लगता है कि मैं कानून के विरुद्ध थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है। हाँ बेटा, तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ ओके रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके सर आपके साथ हर स्थिति में हैं, हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है? बाकी आप सभी बच्चों से मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग लगातार लाइव नहीं आ रहे हैं उनसे मैं ये रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग ये बाद में वीडियो देखते हैं, कृपया लाइव आके पढ़िएगा। और अगर लाइव नहीं आ सकते हैं, अगर अपलोडेड वीडियो है तो उसको भी पूरा पढ़िएगा। तो सभी बच्चे इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और एक विनम्र आग्रह और है आपसे कि आप सभी बच्चे जिन लोगों ने अभी तक फ़ीस नहीं पेड की है, प्लीज़ बच्चों आप लोग तुरंत फ़ीस जमा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो बिगड़े पड़े हुए हैं। आप लोग जब फ़ीस जमा करेंगे तभी वो सिस्टम सही तरीके से चल पाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिएगा, आज हम अपने बिना विलंब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों की क्लास वैसे ही मैं काफ़ी लेट कर चुका हूँ। तो देखिएगा सर, आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इन प्रश्नों को पढ़ने में, और बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप इन प्रश्नों को सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और काफ़ी कुछ इनमें सीखने को भी है। जरा देखिएगा भाई, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा है, आज बेटा रेशियो का क्लास 9 है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रखा है कि सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में, सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में 12 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से अधिक, किसी स्कूल में 12 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या में, आयु के छात्रों की संख्या में, छात्रों की संख्या में, छात्रों की संख्या में 5:4 का अनुपात था, 5:4 का अनुपात था, ठीक। और क्या बोला है भाई, सत्र के मध्य में 20 छात्र की आयु, सत्र के मध्य में 20 छात्र की आयु
20 छात्र की आयु 12 वर्ष से अधिक हो गई, 12 वर्ष से अधिक हो गई। ठीक है, 12 साल से कैसी हो गई भाई? अधिक हो गई। जिसके कारण यह अनुपात 7:8 हो गया। जिसके कारण यह अनुपात 7:8 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया है, ज्ञात कीजिए सत्र के प्रारंभ में स्कूल में कुल कितने छात्र थे? ज्ञात करो सत्र के आरंभ में स्कूल में कुल कितने छात्र थे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। भाई ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे तो ही लगा पाएंगे, अन्यथा फिर इस सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे। देखिएगा, बहुत आराम से लगाइए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो समझो क्या है, बताया गया है एक स्कूल में 12 साल से कम और 12 साल से ज्यादा वाले लड़कों का जो अनुपात है वो 5:4 है। भाई ये समझो, 12 वर्ष से कम और यहां पे 12 वर्ष से अधिक, दो प्रकार के स्कूल में लड़के हैं भैया, एक 12 साल से छोटे हैं और एक 12 साल के ऊपर है। अच्छा ये बताओ, इनका अनुपात जो दिया है वो 5:4 दिया है, 5:4। अब इन्होंने बोला क्या है? बोला है कि सत्र के बीच में 20 छात्र जो हैं वो 12 साल से ऊपर चले गए। 12 साल के ऊपर जाने का सिर्फ इतना मतलब होता है, जैसे कोई लड़का आज मान लीजिएगा, सपोज करो कि आज अगर वो स्कूल में एडमिशन लेता है और आज उसकी उम्र 11 वर्ष 9 महीने है। अगर आज इसमें एडमिशन लिया और 11 वर्ष 9 महीने हैं तो वो 12 साल से कम आएगा। लेकिन अगर 4 महीने बाद आप देखोगे तो 4 महीने बाद वो लड़के की उम्र हो जाएगी 12 साल 1 महीना, क्योंकि 3 महीने बाद वो एग्जैक्ट 12 का हो जाएगा और अगले दिन से ही उसकी उम्र 12 के ऊपर चली जाएगी। तो कॉमन सेंस से सोचो कि जब उसकी उम्र 12 साल से 1 दिन भी ज्यादा हो गई तो ये समझ लो वो 12 वर्ष से अधिक की संख्या में पहुंच गया। तो इसका मतलब एक सीधा तात्पर्य है कि कितने कैंडिडेट? 20 कैंडिडेट इधर से कहां चले गए? उधर, इधर से उधर गए। अच्छा, जब 20 कैंडिडेट बेटा 20 कैंडिडेट आपके इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, जब 20 कैंडिडेट बेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो गए तो अनुपात बता रहे हैं कि भाई क्या हो गया? 7:8 हो गया। 7:8। मुझे पूरे सवाल में सिर्फ मुझे एक ही बात समझनी है, बाकी कोई बात नहीं समझनी है, सब बदल सकता। लेकिन भैया जी ये बताओ, स्कूल में छात्र कहीं बाहर से आए? नहीं आए। स्कूल छोड़कर गए? नहीं गए। केवल उनका प्रमोशन हो गया, 12 के नीचे से 12 के ऊपर में चले गए। इसका मतलब छात्रों की जो कुल संख्या है उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो छात्रों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो आपकी संख्या यहां पे 9 है और यहां पे 15। ये बताओ, छात्रों की कुल संख्या यहां पे 9 है और यहां पे क्या है? 15। जबकि आप कह रहे हो कि छात्रों की संख्या दोनों स्थिति में कैसी होनी चाहिए? समान। तो समान करने के लिए ऊपर गुणा कर लो 5 से और नीचे गुणा कर लो 3 से। तो देखो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। अब गुणा 5 यहां पे भी होगा, गुणा 5 यहां पे भी होगा, गुणा 3 यहां पे भी होगा, गुणा 3 यहां पे भी होगा। अब आप आराम से देखो,
ये बताओ यहाँ छात्र कितने हैं? 25। यहाँ कितने हैं भाई? 20। यहाँ कितने बचे? 21। यहाँ कितने हो गए? 24। एक बात बताओ यार, ये 25 से 21 हो गए, कितने घटे? 4। यहाँ पे 20 से 24 हो गए, कै बढ़े? 4। इसका मतलब एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से यहाँ से 4 कम हुए, उधर 4 बढ़ गए, तो कै छात्र ट्रांसफर हुए? तो आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से 4 का ट्रांसफर है, तो तुम्हारा 4 का ट्रांसफर इनके 20 के ट्रांसफर के बराबर है। तो 4 पंचे 20, मतलब 1 की वैल्यू 5 आई, 1 की वैल्यू 5 आई। अब इन्होंने कहा छात्रों की टोटल संख्या बताओ। भैया जी तुम्हारे हिसाब से छात्रों की टोटल संख्या क्या है? 45। तो आप 45 की वैल्यू निकालेंगे, 45 पंचे 225 छात्र, ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद नोट करिएगा। तो बताइए सर सभी लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया? बेटा सभी लोग मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। अंजलि जी, अभिषेक जी, सचिन जी, अमिता, प्राची, सभी बच्चे बताएं मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। राधा बेटा आपको समझ में आ रहा है? पारुल जी आप भी बताइए बेटा। विशाल यादव, प्राची, बिट्टू, सभी लोग मुझे बताएं सर। चलिए अच्छा रोमित जी रिपीट कर दें। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और समझा देता हूं, दोबारा से समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलो भाई बहुत अच्छा है, केवल आराम से समझो। मैं आपको इस सवाल को दोबारा से समझा देता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, बाकी और कुछ सवाल में है नहीं, बस आप सही तरीके से सवाल को समझिए। भाई बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आज के सवाल सर, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ेगा सर, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आपको हम बताएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको यार। एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि किसी स्कूल में 12 साल से छोटे और 12 साल से बड़े छात्रों का अनुपात 5:4 है। ये 12 साल से छोटे हैं और ये 12 साल से बड़े। क्या हुआ है कि साल के बीच में कई लड़के ऐसे हो गए जो 12 साल के प्लस निकल गए। तो भैया जब वो लड़के 12 साल के प्लस निकल गए तो वो यहां से हट के उधर चले गए। अच्छा इस ट्रांसफर होने में आपका अनुपात बदल गया और अनुपात हो गया 7:8। एक बात बताओ भाई, कैंडिडेट यहां से ट्रांसफर होके इस कॉलम में ट्रांसफर हुए, स्कूल छोड़ के थोड़े गए, स्कूल में ही हैं, केवल उनकी उम्र जो 12 के नीचे थी अब वो 12 के ऊपर वाले गिने जाने लगे। इसका मतलब 20 छात्र इधर से उधर ट्रांसफर हो गए, तो अनुपात 7 से 8 हो गया। अब मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा इस सवाल में, सिर्फ आप एक चीज क्लियर कर लो। हमें सिर्फ इतना पता है कि लड़के यहां से यहां ट्रांसफर हुए हैं, तो लड़कों की संख्या का योग किसी कीमत में नहीं बदलेगा दोनों स्थितियों में। भाई लड़कों का केवल ट्रांसफर हुआ है, लड़के स्कूल छोड़ के नहीं गए। यहाँ पे लड़के 9 हैं, यहाँ पे 15 हैं, जबकि लड़कों की संख्या होनी कैसी चाहिए? समान। तो समान करने के लिए इसमें गुणा कर लो 5 से और इसमें गुणा कर लो 3 से। इधर गुणा 5, इधर गुणा 3, या सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ गुणा 3 का कर लो, यहाँ पे भी गुणा 3 का कर लो। अब आराम से सोच लो यार, ये 25 स्टूडेंट हैं और यहाँ 20 स्टूडेंट हैं। अब यहाँ 21 स्टूडेंट बचे और यहाँ पे 24 स्टूडेंट हो गए। अब आराम से सोचो यार, 25 हैं, कै बचे? 21 बचे। 20 थे, कै हो गए? 24 हो गए। एक बात बताओ, इधर से गए कितने? 4। उधर बढ़े कितने? 4। तो तुम्हारे हिसाब से कै स्टूडेंट का ट्रांसफर है? 4 का। तुम्हारे हिसाब से जो 4 का ट्रांसफर है वो यहाँ पे कितने छात्र हैं? 20। तो भाई 4 की वैल्यू सीधे 20 कर लो, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, स्कूल में टोटल कैंडिडेट आप चाहे जहाँ देख लो 45 ही मिलेंगे। ये बताओ अगर मैं आपसे 45 की वैल्यू पूछूं, 45 की वैल्यू 225 नहीं आएगी? सभी को क्लियर हुआ भाई? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो भाई अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो बहुत अच्छा, आप सबको समझ आ गया ना भैया? रोमित जी चलो भाई बहुत अच्छी बात है बेटा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको बड़ा मजा आएगा इन सवालों को करने में भाई। आप केवल अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट और क्लियर रहेंगी। ध्यान दीजिएगा। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी है, केवल सवाल बहुत छोटा है। लिखा है भैया, दो स्टेशनों के बीच दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के किराए में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किराए में 10:7:2 का अनुपात है। 10:7:2 का अनुपात है। ठीक है। तथा इन श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या तथा इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्याओं में 4:9:17 का अनुपात है। ठीक। और क्या रखा है, यदि प्रथम श्रेणी के किराए में 1/4 की वृद्धि, यदि प्रथम श्रेणी के किराए में 1/4 की वृद्धि द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 की वृद्धि, द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 की वृद्धि तथा तृतीय श्रेणी के किराए में 10% कमी कर दी जाए, तथा तृतीय श्रेणी के किराए में 10% की कमी कर दी जाए। ठीक है। तथा यात्रियों की संख्या का अनुपात पूर्ववत ही रहे, तथा यात्रियों की संख्या का अनुपात पूर्ववत ही रहे। ठीक। तो एक स्टेशन पर प्राप्त कुल आय, तो एक स्टेशन पर
तो एक स्टेशन पर प्राप्त कुल आय 60,590 रुपए है। 60,590 रुपए है। तो ज्ञात करो तृतीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। समझ रहे हो सर, कितना हैवी क्वेश्चन लिखा है, केवल सवाल ही सवाल है, बाकी और सवाल में कुछ नहीं है। तो देखो, जब इस तरीके के सवाल कभी एग्जाम में जैसे आपके सामने आ जाते हैं तो होता क्या है कि मोस्टली बच्चे ऐसे सवालों को देख के घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे भाई बहुत बड़ा सवाल है। खैर, सिर्फ साइज में बड़ा है। अगर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाता हूँ, केवल ध्यान देते जाइए भाई। आप ध्यान देंगे तो सर बड़ा अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जरा ध्यान दीजिएगा सर। हम आपको ये सवाल कोशिश करेंगे कि 1-2 स्टेप में ही सॉल्व कर दें। पहले एक बात बताओ, सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि किराया 1072 है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। किराया लिखो, 10 है 10 लिखो, 7 है 7 लिखो, 2 है 2 लिखो। किराया लिख लिया। अब आपसे कहा गया है कि यात्री जो है वो कितना है भाई, 4,917। यहां पे यात्री लिखो, ये भैया जी किराया है, अब यात्री लिख रहे हैं 4,917। देखो ये यात्री लिख दिए। अब आगे बताए क्या, इनकी बात को बहुत गौर से सुनो भाई। इन्होंने आपसे सवाल में एक बात बोला है, कह रहा है कि यहां पर फर्स्ट क्लास का किराया 1/4 की वृद्धि हो रही है। देखो, प्रथम श्रेणी में 1/4 की वृद्धि हो रही है। अच्छा ये बताओ दोस्त, 1/4 की वृद्धि हो रही है कि 4/1 की वृद्धि हो रही है? तो आप बोलोगे सर 4/1 की वृद्धि हो रही है। तो भाई जब 4/1 की वृद्धि होगी तो किराया हो गया 5/4। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? आपने इसमें 5/4 का गुणा किया। अगला स्टेप ध्यान दो भाई, इन्होंने एक बात बोली है कि यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 की वृद्धि हो रही है। 1/8 की वृद्धि हो रही कि 8/1 की वृद्धि हो रही? तो आप बोलोगे सर 8/1 की वृद्धि हो रही, मतलब किराया हो गया 9/8। भाई ये भी समझ में आया। अगला स्टेप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप क्या दिया गया है भाई? अगला स्टेप में ये दे रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि तीसरी श्रेणी में 10% की कमी की गई। अच्छा ये बताओ 10% की कमी की गई या 1/10 की कमी? तो आप बोलोगे 1/10 की कमी। 1/10 की कमी की गई कि 10/1 की कमी की गई? तो आप बोलोगे सर 10/1 की कमी की गई। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 9/10। इस तरीके से बताइए, सबसे पहले आप लिखेंगे। अब देखो, ये फर्स्ट क्लास का किराया, ये सेकेंड क्लास का किराया, ये थर्ड क्लास का किराया, ये किराया, ये यात्री, ये किराया, ये यात्री, ये किराया, ये यात्री। अब आप यहां पर सबसे पहले आप किराया गुणा यात्री, किराया गुणा यात्री, किराया गुणा यात्री, सबसे पहले ये स्टेप लिखो। तो देखो जब ये स्टेप लिखोगे तो कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से मैं आपको समझाऊंगा, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। आप जितना गुणा कर सकते हो कर लो भाई। ऐसे लिखो 10 × 5/4 × 4, ठीक। अनुपात लगा दो भाई 7 × 9/8 × 9, ठीक है भाई, अच्छा है। अनुपात लगा लो। यहां पर क्या लिखा है भाई, 2 × 9/10 × 17, ठीक। अगर कुछ कॉमन दिखे तो काटो, और अगर कॉमन ना दिखे तो ना काटो। भाई यहाँ पे मुझे तो कुछ ऐसा कॉमन नहीं लग रहा है जो मुझे काटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर की संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है और नीचे डिनोमिनेटर काटने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर काट भी लोगे तो वापस फिर से गुणा करना पड़ेगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसा ही लिखो और इसके बाद लासा ले लो।
तो जब दोस्त आप लासा लोगे तो बताओ लासा आपका कंप्लीट रूप से कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर लासा आएगा 80। थोड़ा ध्यान देना, बहुत दिमाग की बात बताते हैं। 80 लासा आएगा, तो जब 80 लासा आएगा तो 4 का भाग 80 में कितने बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 बार जाएगा। 4 का भाग 80 में कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 20 का ऊपर गुणा होगा, तो देखो अनुपात क्या बना, जरा लिखता हूं मैं यहाँ पे 10 5 4 इंटू 20, 10 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 20। ठीक, अनुपात बाद में सब काट पीट के लिखेंगे। 8 का भाग 10 बार जाएगा तो ऊपर गुणा 10 का होगा, तो 7 9। अच्छा यार लासा 80 की जगह 40 भी हो सकता है, 40 हो सकता है ना। तो बताओ जब लासा 40 होगा तो 4 का भाग 40 में 10 बार जाएगा तो ऊपर भाई 10 का गुणा होगा। ठीक है, अब 8 का भाग 40 में 5 बार जाएगा तो ऊपर 5 का गुणा होगा, तो 7 9 9 5, 7 9 9 5। ठीक, बाद में गुणा करके लिख देना आराम से भाई। 10 का गुणा 4 बार होगा, 10 का भाग 4 बार जाएगा तो 2 9 17 4, तो 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 4। ठीक, अब आप अच्छे बच्चों की तरह गुणा करना समझते हैं, गुणा करिए, उसके आगे सवाल लगेगा। यहां तक देख लीजिएगा, यहां तक तो ये लिखा है। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है भाई, गुणा कर लो। देखो कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, सब कुछ ऐसा ही लिख दो। तो लिखोगे भाई, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 4 पंचे 20 और 20 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, तो यहाँ पर बन गया 2000। अनुपात यहाँ पर देखो भाई, गुणा करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, अगर आप देखेंगे तो 9 निम 81 हो गया, 7 पना 35 हो गया। तो भाई इधर कहीं मैं 81 इंटू 35 कर लेता हूँ, 81 इंटू 35 कर रहा हूं, तो सॉल्व करूंगा तो 35 एकम 35 का 5 आएगा, हासिल लगा 3। ठीक है, और यहां पर देखेंगे तो 35 इंटू क्या करूंगा 8, तो 8 पंचे 40 का 0 हो गया, 8 तिरका 24 और 4 28 हो गया, 280 आया, तो मतलब 283। मतलब इसका गुणा करने पे टोटल आ रहा है 28 35, 28 35। ठीक, अनुपात इधर चलो गुणा कर लो जितना कर सकते हो भाई। 2 निम 18, 18 चौको 72 इंटू 17 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 72 इंटू 17 में कर ले रहा हूँ, 72 इंटू 17, तो 17 दूनी 34 का 4 आ गया, हासिल लगा 3। 17 8 136, 17 निम्मा 153, 156 आ जाएगा भाई, तो 1564 ये हो गया भाई, 1564 ही हो गया। चलो भाई इतना आपने लिखा। अब आप डायरेक्ट इसको पूरा उठा के जोड़िएगा, तो जब आप पूरा उठा के जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात इस सवाल में आपको बता रहा हूं सर, जब आप सबको उठा के जोड़ेंगे तो जुड़ने पे आ रहा है 6059, इतना आएगा, इतना आया। और इसको आप किसके बराबर लिखोगे, इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू कर दोगे 60590, तो आप देखोगे यहां पे निकलेगी 1 की वैल्यू कितनी निकली 10। आप ज्ञात करो, तृतीय श्रेणी का किराया ज्ञात करो। 5 4 इसको एक बार जोड़ लीजिएगा, कई बच्चे कह रहे हैं इसको एक बार चेक कर लीजिएगा सर। तो आपका 2000 आ रहा है, 2 8 3 5 आ रहा है, और कितना आ रहा है 15 6 4। चलो भाई जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा है। एक सेकंड, कोई स्टेप आपका एक गड़बड़ स्टेप लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक स्टेप कोई देख लीजिएगा, एक स्टेप कोई गड़बड़ लिखा हुआ है आपका। $1224 आएगा, यहां पर 1224 आएगा। अगर यहां पर 1224 आएगा, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 1224 ही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ये 1224 आएगा गुणा करने पे। तो यहाँ पे आएगा कितना 6059, एक की वैल्यू 10 आएगी। अब आपको क्या करना है भाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो बताओ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू जैसे ही निकालेंगे 12240, और ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
बेटा यहाँ पर 1224 आएगा, सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, ये 1224 आएगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल लगेगा। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक कैलकुलेशन का स्टेप यहाँ पे हैं, बाकी आप इसमें अगर देखेंगे तो मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं सवाल दोबारा बताता हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, किराया लिखा 1072, तो 1072 किराया हो गया। फिर किराए में भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे यात्री 4917 है, यात्री 4917 है। फिर कह रहे हैं किराया में 1/4 की वृद्धि, तो 1/4 की वृद्धि मतलब 5/4, फिर 1/8 की वृद्धि मतलब 9/8, 10% की कमी मतलब 9/10, इतना तो कर लेंगे। अब ये हो गया फर्स्ट क्लास किराया, ये सेकेंड क्लास, ये थर्ड क्लास। अब भैया ये किराया गुणा यात्री, किराया गुणा यात्री, किराया गुणा यात्री। इसके बाद मैंने क्या लिया है, लासा। तो आप जब देखेंगे तो मैंने इसका लासा भाई लिया हुआ है 40, लासा कितना लिया है 40। अब प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, जब लासा 40 लूंगा तो 4 का भाग 10 बार जाएगा और 10 का यहाँ गुणा होगा, तो मैंने देखो लिखा है 10 5 4, 10 5 4, और जो भाग देने वाला 10 आया वो भी लिखा, एक स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, 8 का भाग 5 बार जाएगा। अब देखो पहले लिखा 7 9 9, 7 9 9, फिर भाग 5 बार जाएगा तो वो 5 यहाँ लिख दिया, ठीक। अगला स्टेप देखो, 10 का भाग 4 बार जाएगा, तो पहले लिखा 2 9 17, 2 9 17। अब जब भाग 4 बार जाएगा तो ये मैंने क्या लिखा 4। बताओ बेटा भाग देना क्लियर हुआ। यहाँ पर आया 2028-35 और यहाँ पे 1224, इतना आया। इसके बाद आप उठा के सबको जोड़ोगे तो 6059 आएगा। 6059 की वैल्यू यहाँ पर 60,590 है, एक की वैल्यू 10 है। तृतीय श्रेणी का किराया पूछा है 1224 की वैल्यू 12,240। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल एग्जाम में लगाया जाएगा। बताइए लॉजिक क्लियर है कि नहीं। चलो भाई बहुत अच्छा। अब मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो किस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, 17 से 119 लिखना चाहिए था, इसे हटा दूं भैया। चलो भाई ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत केवल लैंग्वेज से बड़ा था, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है इस सवाल का। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं सवाल का कोई बहुत स्पेशल लॉजिक है तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आप सभी बच्चे इस तरीके के भी सवाल लगाने की हैबिट डाल लीजिएगा सर। छोटे छोटे सवाल लगाने की आदत तो सभी बच्चे लगा लेते हैं भैया, लेकिन इन सवालों को लगाने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। तो हिम्मत आपके अंदर बेटा तभी डेवलप होगी जब आप ऐसे सवालों को लगाने की आदत डालेंगे, नहीं तो हमेशा खौफ बैठा रहेगा, डर बैठा रहेगा कि यार नहीं नहीं बड़े सवाल नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे ही लगाएंगे। और नौकरी कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए। गाड़ी कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए। बड़ा चाहिए लेकिन करना ना पड़े, बस करेंगे छोटा छोटा, और चीज़ें बड़ी बड़ी चाहिए। तो नौकरी अगर बड़ी चाहिए तो सवाल भी बड़े बड़े लगाना सीख लीजिए भाई। चलिए भाई देखते हैं अगला। अगला देखेगा भाई, अगला क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे ये सवाल मैं आपको एक बार प्रैक्टिस क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन आप लोगों को यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए भाई अगला क्या है, इन्होंने कहा किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वाले की संख्या 25:4 में था। किसी परीक्षा में पास होने वालों तथा फेल होने वालों का अनुपात 25:4
4 था, 25:4 था। ठीक, पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात कितना था भाई? 25:4 था। भाई बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, आप सभी बच्चों से ये कहना है कि आप बहुत मन से सवालों को पढ़िए सर, बड़ा ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और क्या कह रहा है भाई? पास होने वालों और फेल होने वालों का अनुपात 25:4 था। यदि 5 और परीक्षा में शामिल होते, यदि 5 और लोग परीक्षा में शामिल होते, 5 और लोग परीक्षा में शामिल होते तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तथा फेल होने वालों की संख्या दो कम होती। फेल होने वालों की संख्या कितनी कम होती भाई? 2 कम होती। तो पास तथा फेल होने वालों का अनुपात, तो पास व फेल होने वालों का अनुपात 22:3, 22:3 होता, 22:3 होता। आगे क्या दे रहा है भाई? परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात करो। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात करो। भाई बहुत अच्छे से आपको ये सवाल समझाएंगे, पूरा एकदम लॉजिक से। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, बड़ा मजा आएगा आपको इस सवाल को समझने में, आपको अच्छा भी लगेगा। केवल ध्यान देते रहिए भाई बच्चों, केवल ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक चीज समझो, एक स्कूल में भाई आप जानते हो एग्जाम होता है तो 2 ही प्रकार के लोग तो होते हैं, एक पास होते हैं, एक फेल होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के ही कैंडिडेट होते हैं, कुछ कैंडिडेट पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। तो यहां पे कह रहा है भाई कि पास और फेल वालों का जो अनुपात है वो 25:4 है। अब मुझे सिर्फ आपसे एक चीज जाननी है, अगर माना थोड़ी देर के लिए कि 25x लोग पास हुए, 4x लोग फेल हुए, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कुल छात्र कितने थे? तो आप बोलोगे सर 25 लोग पास हैं, 4 लोग फेल हैं, इसका मतलब टोटल छात्र जो हो गए वो हो गए 29x। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? 29x जो छात्र हैं वो कुल छात्र हैं, इनको इस तरफ लिख ले रहा हूं, कुल छात्र। कुल छात्र जो हैं वो पास और फेल मिला के टोटल कितने हो रहे हैं? 29x हो रहे हैं। बताओ सर ये सबको समझ में आया? अब आगे इन्होंने एक स्टोरी बताई है बेटा, क्या बताइए? कह रहे हैं कि 5 लोग और परीक्षा देते। तो ये बताओ जब 5 लोग और परीक्षा देते तो 29x लोग परीक्षा में थे और 5 लोग और परीक्षा देते, तो अब यहां पर परीक्षा देने वालों की संख्या कै बढ़ जाती? 5। तो जब परीक्षा देने वालों की संख्या 5 बढ़ जाती तो कॉमन सेंस से सोचो कि परीक्षा देने वालों की संख्या होती 29x + 5। बताओ सर समझ रहे हो कि नहीं? बढ़िया से एकदम क्लियर हो रहा है? परीक्षा देने वालों की संख्या कितनी होती? 29x + 5।
दूसरी तरफ अगली बात को समझो ध्यान से। कह रहा है फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, मतलब 2 लोग कम फेल होते। तो जब 2 लोग कम फेल होते तो फेल होने वालों की संख्या होती कितनी, 4x - 2, ये लोग फेल होते। अब सिर्फ मुझे पास होने वालों की संख्या दिखानी है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो मेरे बच्चों, आप इस सवाल को तुरंत लगा पाओगे। परीक्षा में एक्स्ट्रा कै लोग आए, 5 लोग, और फेल कै कम हुए, 2 कम फेल हुए। तो इसका मतलब जो ये 5 बैठे ये तो पास ही हो गए, और 2 और लोग पास हो गए, क्योंकि फेल अगर 2 कम हुए तो पास वाले 2 बढ़ गए। इसका मतलब पास होने वालों की संख्या हो गई 25x + 7। भाई ये बात अच्छी तरीके से समझ लो, तभी आप सवाल को सही तरीके से लगा पाओगे। या आप एक काम कर सकते हो, टोटल छात्र में से फेल वाले छात्रों को घटा दो तो ये मिलेगा आपको। समझ आया? अब ये है पास और ये है फेल। कह रहा है पास व फेल का अनुपात 22:3 हो गया। आपका अनुपात ये है और इनका अनुपात 22:3 है। इनका अनुपात क्या है भाई, 22:3। आप एक काम करो, 3 का गुणा इधर करो, 22 का गुणा इधर करो, बराबर कर लो। तो 25 तिया 75x, 7 तिया 21, बराबर यहाँ पर 22 चौको 88x और 22 दूनी 44 माइनस का 44। बताओ सर समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये जब इधर आएगा तो जुड़ेगा और ये जाके उधर घटेगा। तो जब घटेगा तो भाई 13x आया और वहाँ पे जुड़ के 65 हो गया। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 5। x की वैल्यू 5 आई। आपसे सवाल में पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। कुल छात्रों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 29x की वैल्यू आप निकालें तो 29 × 5, मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 29 × 5 मतलब 145। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे आप समझ पा रहे होगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप सभी बच्चों को ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप दोबारा से जब आपकी क्लास ख़त्म हो जाए वीडियो प्ले करके देखिएगा ताकि ये सवाल आप अच्छी तरीके से सवाल में लगा पाएँ। अब देखो, अगर ये सवाल इन केस मेरे सामने परीक्षा में आ जाता तो मैं इस सवाल को 1 सेकंड में भी लगा सकता था। कैसे लगा सकता था? 1 सेकंड में भी लगा सकता था। अब वो 1 सेकंड वाला तरीका जरा देखिएगा। 1 सेकंड वाला तरीका क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल अमन जी, बिना एक्स के मैं आपको 1 सेकंड वाला तरीका बता रहा हूं कि आप 1 सेकंड में इस सवाल को जवाब दे सकते थे। आपको केवल एक तरीका ध्यान देना पड़ेगा। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आप बाद में नोट कर लेना। अब मैं आपको जरा इसका 1 सेकंड वाला तरीका बताता हूं, जरा ध्यान दो। आपको क्या करना है भाई, ध्यान दो, केवल कॉमन सेंस का इस्तेमाल है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में दिया है भाई कितना, देखना सर 1 सेकंड में ही आंसर आएगा। 145, 150, 155, 180, 145, 150, 155, 180, 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरा ऑप्शन से देखिएगा कैसे आप आंसर देंगे। तरीका सीखो पहले। इन्होंने भाई टोटल छात्र आपसे पूछे कि टोटल छात्र कितने होंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। कितने लोग पास हैं? 25। कितने लोग फेल हैं? 4। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 29। यहां पर जो ऑप्शन आपका 29 से कट जाए वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर आप यहां से 29 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 180 कटेगा? नहीं कटेगा। 155 कटेगा? नहीं कटेगा। 150 कटेगा? नहीं कटेगा। कौन कटेगा? 145। आंसर हो गया। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए सर आप लोग, तरीका क्लियर हुआ? जो ऑप्शन आपका 29 से कटेगा वही ऑप्शन आपका इसमें से सही आंसर होगा। बाकी सभी ऑप्शन आपके कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सर बताइए सर लॉजिक आपको क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ? अब आप में से कोई बच्चा ये तो नहीं जानना चाहता है कि सर जी अगर 2 ऑप्शन कट गए तो
किसी बच्चे को यह तो नहीं जानना है कि अगर 2 ऑप्शन कट गए तो क्या करेंगे? भाई अगर जानना हो तो बताइए सर। चलिए भाई आप लोग चलिए अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर 2 ऑप्शन कट गए तो क्या करना है। मेरी बात सुनो, अगर 2 ऑप्शन कट जाएं, मान लो कोई सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं 2 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं कि कोई 2 ऑप्शन आपके कट गए, ठीक। तो 2 ऑप्शन कटने के बाद क्या करेंगे सर, आपको बहुत अच्छी तरीके से देखेगा क्या करना है। जब आपके मान लीजिएगा मैं 2 ऑप्शन यहां पे काट रहा हूं, कोई 2 ऑप्शन काटे दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। चलो यहां पर लिख लेता हूं 116, ठीक। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लेता हूं यहां पे 2 ऑप्शन देखें, एक ऑप्शन 116 हो गया, एक ऑप्शन आपका 145 हो गया। अब आप देखेंगे सर ये वाला नहीं कट रहा, ये वाला नहीं कट रहा, लेकिन ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब 2 ऑप्शन आपके कट रहे हैं तो क्या करना, ये बताओ कितने लोग और परीक्षा में बैठे? 5। इसमें 5 जोड़ दो और इसमें 5 जोड़ दो, ठीक। 131 ये हो गए, ये 150 हो गए, ठीक। अब आप एक काम करो, यहां पर अब देखो, अब पास 22 फेल 3, टोटल कितने? 25। अब इन 2 ऑप्शनों में से चेक करो कौन सा ऑप्शन 25 से कट रहा है। तो 25 से केवल ये ऑप्शन कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तरीका क्लियर हो गया किस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में लगाना है। इनकेस 2 ऑप्शन कट जाएं तो 5 लोग परीक्षा में और बैठे हैं तो 5 आप जोड़ लो उन दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में 5-5 जोड़ो और जोड़ने के बाद यहां वाले अनुपात से काट दो। जो ऑप्शन कट जाए वही उत्तर सही होगा, इसके अलावा कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो समझ गए ना कि किस तरीके से आप एग्जाम में सवाल लगाएंगे। आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। बताइए सबको समझ आया भाई? बहुत अच्छी बात भाई। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ सारे सवाल बढ़िया बढ़िया समझ आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। समझ रहे हैं ना सर आप लोग? जो लोग रेशियो को छोटा समझते हैं, जो लोग रेशियो को हल्का समझते हैं, उन लोगों को अगर ये रेशियो पढ़ना है तो ये देख सकते हैं कि सर कि रेशियो का लेवल कहाँ तक जाता है। अभी ये समझ लीजिएगा कि रेशियो का लेवल अभी भी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी भी पीक पॉइंट पे नहीं पहुँचा है। रेशियो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, समझे? जितना अच्छा, अगर आपको अर्थमेटिक में 2 टॉपिक आते हैं, ये समझ लो 2 टॉपिक आते हैं, एक रेशियो आता है और दूसरा परसेंटेज आता है, ठीक। ये दोनों बिल्कुल सगे भाई हैं भाई, दोनों सगे भाई हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं। रेशियो को तुम परसेंटेज में बदल सकते हो, परसेंटेज को तुम रेशियो में बदल सकते हो, दोनों सगे भाई हैं, ठीक। तो याद रखिएगा अगर अर्थमेटिक में किसी स्टूडेंट को ये 2 टॉपिक आने लगे तो ये समझ लो आधे से ज्यादा आपकी अर्थमेटिक खत्म हो गई, आधे से ज्यादा, ठीक। आधे से ज्यादा सिलेबस सिर्फ इनका है। अगर आपको ये 2 टॉपिक आ रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आपको बहुत अर्थमेटिक का हिस्सा तैयार हो गया है, कोई आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। तो बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस बढ़िया तरीके से तैयार करते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा आगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आज का सवाल है। भाई बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसलिए आप लोगों को बड़ा रिलैक्स होकर मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। रोज़ आप लोगों के लिए न जाने कितने ढेरों सवाल लिखता हूँ मैं, आप लोगों के लिए नए नए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आए, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। तो आप लोग भी इन सवालों को, जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत से अगर घर पे पढ़ रहे हैं तो फिर बेटा आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर मेरी ही मेहनत केवल चल रही है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है भाई। देखो भाई किस तरीके से आप अगला सवाल लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई
क्या दिया गया है आपको सवाल देखना है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय का अनुपात। तीन वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय का अनुपात। आय का अनुपात क्रमशः 6:5 में था। क्रमशः 6:5 में था। उनकी आय क्रमशः 2:3 में बढ़कर उनकी आय क्रमशः 2:3 के अनुपात में बढ़कर तथा 5:4 के अनुपात में घटकर वर्तमान में कुल 5200 हो जाती है। वर्तमान में कुल 5200 हो जाती है। प्रश्न है 3 वर्ष पहले आय का अंतर ज्ञात करें। 3 वर्ष पहले आय का अंतर ज्ञात करें। भाई बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मजा आएगा समझने में आपको। ध्यान दीजिएगा सर कैसे आप लगाएंगे। फिर इसका एक मैं आपको अपडेट वर्जन भी बताऊंगा, केवल ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझिए फिर इसका अपडेट सवाल मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दो भाई, क्या कह रहा है, 3 साल पहले मोहन और सोहन की आय का अनुपात 6:5 था। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ, मैं लिखता हूं यहां पे 3 वर्ष पहले, ठीक, 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय का अनुपात कितना दिया है भाई, 6:5 दिया है, 6:5। अब क्या बता रहा है कि उनकी आय क्रमशः 2:3 के अनुपात में बढ़कर तथा 5:4 के अनुपात में घटकर 5200 हो जाती है। कई स्टूडेंट को इस लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि यह लाइन लिखी क्या है। बहुत ध्यान से समझो, उनकी आय 2:3 में बढ़कर और 5:4 के अनुपात में घटकर कितनी हो गई, 5200 हो गई। तो इस लाइन का मतलब सुनो क्या है, 2:3 में बढ़कर मतलब हो रहा है कि 2 से 3 और 5:4 में घटकर मतलब हो रहा है कि 5 से 4। अब आराम से सोचना, बड़ा मजा आएगा सर। ये बताओ तुम्हारी आय 2 से कितनी हो गई, 3। तो ये बताओ तुम्हारी आय थी कितनी, 6 थी, और यहां कितनी, 2 की वैल्यू कितनी बन गई, 6। तो दोस्तों जब 2 की वैल्यू 6 बनेगी तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 तिरका 9। बताओ समझ आया कि नहीं। इसकी वर्तमान आय कितनी निकली, 9। अच्छा 5:4 में घटी है, तो 5 की वैल्यू 5 हो गई, तो 1 की वैल्यू 1। तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। एक बात बताओ, इसकी आय 9 है, इसकी आय 4 है, तो बताओ दोनों की टोटल आय कितनी। तो आप बोलोगे सर 13।
तो 13 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है? 5200। तो 13 की वैल्यू अगर आप 5200 लिखोगे तो 13 चौको 5200, तो बताओ बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। इन्होंने प्रश्न किया है 3 वर्ष पहले आय का अंतर। ये बताओ यहां पर अगर मैं आपसे आय का अंतर पूछूं तो 6 और 5 का अंतर कितना है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 400। यही रहा हमारा क्या आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल लगाना है, आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। बताइए सर, किसी प्रकार की इस सवाल में कोई समस्या, कोई संकट? बताइए सर, कोई दिक्कत हो तो बेहिचक बताओ। एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे बच्चों कि यह सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं किसी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। कल इसी सवाल से हम लोग, इसी सवाल के थोड़े से अपडेट सवाल से, मतलब इसके बड़े भाई से कल हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी बच्चे जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ क्लास को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आपको सर आज पढ़ाई करने में इस समय मज़ा आ रहा होगा, कुछ नया सीख रहे हैं सर। ऐसा नहीं लगेगा सर कि जैसे फर्जी में तमाम यूट्यूब पे मटेरियल फैला पड़ा है, वो फैला वाला मटेरियल नहीं पढ़ा रहे आपको। वो मटेरियल पढ़ा रहे हैं जो बहुत सुलझा हुआ और बहुत अच्छी तरीके से अपडेट किया हुआ मटेरियल है। तो सभी प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और नए नए लोगों को बिल्कुल जोड़ते रहिएगा, क्योंकि इस समय मुझे आपके सहयोग की परम आवश्यकता है। आप सभी बच्चों का सहयोग मुझे बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से बिल्कुल कहूँगा कि आप मेरे भाई, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, मेरे बच्चे हो, मेरा सहयोग आपको ही करना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से बस पढ़ते रहिएगा और लोगों को जोड़ते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो, मेरे से कोई कंप्लेन हो, बेहिचक कॉल करो यार, मैं अपनी हर कमी को सुनने के लिए तैयार हूँ। बेटा आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास होगी और उसके बाद आप लोगों की जो क्लास होगी एडवांस की क्लास होगी। सारी क्लासें आज रेगुलर ढंग से जैसे चल रही वैसे ही होंगी। सभी लोग ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों।